गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे यूरिन के बारे में। यूरिन क्लिनिकल पैथोलॉजी का टॉपिक है। क्लिनिकल पैथोलॉजी में वो मटेरियल जो हमारे क्लिनिक में सैंपल के रूप में आता है, उन्हीं चीज़ों को हम स्टडी करेंगे। उसमें जितने भी मटेरियल्स आते हो, या वो यूरिन हो, स्टूल हो, स्पूटम हो, ब्लड हो, ये सारे के सारे क्लिनिकल स्पेसिमेन कहलाएंगे और क्लिनिकल पैथोलॉजी में आते हैं। सबका फर्दर टॉपिक है। हम लोग आज पढ़ेंगे यूरिन को। यूरिन के बारे में हम लोग जो पढ़ेंगे कि यूरिन क्यों करते हैं, यूरिन कैसे करते हैं, यूरिन के करने का क्या एम और गोल होगा, इससे हमको क्या बेनिफिट्स मिलेगा, क्या देखेंगे यूरिन में, इन्हीं चीज़ों को हम पढ़ते हैं। इसके आगे सबसे पहले यूरिन क्या है। यूरिन इज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। यूरिन बाहर होने वाली वस्तु है। कहाँ से? ऑफ किडनी, किडनी का। विच इज पास आउट, ये पास होता है थ्रो यूरेटर, एक नली है किडनी से रिलेटेड नली जो यूरिन को बाहर करती है, एंड कलेक्ट, और उस नली से आके जमा होती है कहाँ? यूरिनरी ब्लैडर में, और ब्लैडर से ये वॉइड करता है, बाहर करता है आपका यूरेथ्रा। अब यूरिन जो हमारा पास हो गया, कहने का मतलब है कि यूरिन वैसा मटेरियल है जो किडनी से रिलेटेड है। किडनी पास करेगा, यूरेटर के द्वारा जमा होगा ब्लैडर में, और ब्लैडर इसको बाहर करेगा। अब इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे कि यूरिन जो सैंपल हमारा रिसीव किया हमने, तो उसको कैसे किया जाए। पहला टॉपिक हमने डिफिनेशन दिया कि यूरिन क्या है। यूरिन के बाद अब उसका हम लोग सबसे पहले कि यूरिन जब आ गया मेरे पास, तो उसका टेस्ट हम लोग कैसे कैसे करेंगे और क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, इन दो क्वेश्चंस पे हमारा डिपेंड करता है क्लिनिकल पैथोलॉजी का सब्जेक्ट। क्यों में क्यों करेंगे, यूरिन करने का पर्पस क्या है। पर्पस है कि यूरिन से हम लोग पता करते हैं किडनी से रिलेटेड, इसलिए कि वो बाहर किडनी से रिलेटेड है, किडनी इसको पास आउट कर रहा है, तो किडनी से रिलेटेड है, किडनी के बीमारी के बारे में पता चलेगा। अब किडनी करता क्या है, तो किडनी ब्लड को फिल्टर करता है, तो ब्लड से रिलेटेड जितना भी मटेरियल होगा जो उससे पता चल सके, जैसे लीवर उससे रिलेटेड है, इसलिए कि रिसाइकल होकर लीवर में आना है ब्लड को। अब ब्लड से लीवर से जो मटेरियल आएगा हमारा, उसका भी पता करता है। तो यूरिन हमारे लिए बेनिफिटेड है इसलिए कि वो किडनी को बताएगा और लीवर के बीमारी को बताएगा, उसके अलावा भी बीमारी को बताता है। जैसे उसमें हम लोग ग्लूकोज का टेस्ट करते हैं तो ग्लाइकोसूरिया होगा, तब ग्लाइकोसूरिया कहाँ से रिलेटेड है, वो पैनक्रियास से रिलेटेड, उसके बारे में भी बताएगा हमारा। अब इन और भी कुछ चीज़ों को बताता है, लेकिन फिलहाल हम लोग क्यों करेंगे, तो यूरिन के करने का पर्पस है, यूरिन हम लोगों को बताता है किडनी के बारे में। तो किडनी में फिल्टर की कैपेसिटी बताएगा, पास करने की कैपेसिटी बताएगा, ज्यादा कर रहा है पास उसके बारे में बताएगा, कम कर रहा है उसके बारे में बताएगा। एक अगर उसके ऑब्स्ट्रक्शन है तो कहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है इसके बारे में पता चलेगा। अगर जॉन्डिस है तो पता चलेगा कि लीवर में जॉन्डिस है। वो जॉन्डिस कैसा है फिर उसका टॉपिक अलग है, हम लोग आगे फर्दर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल कि अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये क्यों करते हैं, तो क्यों से पता चला कि किडनी के बारे में पता चलेगा, लीवर के बारे में पता चलेगा, ग्लूकोज के बारे में पता चलेगा। ये हो गया। कैसे करेंगे, कैसे करने में हम लोग सबसे पहले उसका एक सवाल लेते हैं कि व्हाट इज यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस क्या है, इसी से रिलेटेड है कि कैसे करेंगे। तो इसके बारे में डिफिनेशन लिखा गया है, द फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन इज नोन एज यूरिन एनालिसिस या रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। ये डिफिनेशन है। एनालिसिस का जो लिखने का तरीका है वो दोनों तरीके से लिख सकते हैं, इसलिए हमने दोनों लिखा है। फिजिकल, जो नेकेड आई हम देखते हैं, नंगी आंखों से जो उसको देखा, उसके बारे में जो हम लिखेंगे अपनी रिपोर्ट में, उसी को कहते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। दूसरा, यूरिन में केमिकल मिलाकर जो हम टेस्ट करेंगे, खा वो हम लोग अपने हाथ से मैनुअल करें या मशीन करें, उनके बारे में पता किया। माइक्रोस्कोपिक का जो प्रोसेस है, माइक्रोस्कोपिक एक अपने आप में टॉपिक कहा जाए, टॉपिक है। इसके बारे में थोड़ा सा आप इसको देखिए कि हम लोग यूरिन का सेडिमेंट तैयार करते हैं। सबसे पहले सेडिमेंट, एक हम लोग पॉट में यूरिन आया, पॉट के बाद हम लोग उसको टेस्ट ट्यूब में डालते हैं। टेस्ट ट्यूब में हम लोग उसको दो तरीका है, अगर वो सेडिमेंट है तो डायरेक्ट डालते हैं, नहीं तो प्रोसेस है कि आप उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में सेंट्रीफ्यूज कीजिए, ऊपर के सुपरनेटान को डिस्कार्ड कर दीजिए, फेंक दीजिए, जो नीचे का मटेरियल बचता है 1 से 2 ड्रॉप, उसको आप स्लाइड पे, ग्रीस फ्री स्लाइड होना चाहिए, उस पर वो स्टेराइल भी हो, उस पर डालिए, कवर स्लिप डालिए, माइक्रोस्कोप पे उसको फोकस कीजिए और देखिए उसमें जो दिखता है मटेरियल, सेडिमेंट मटेरियल, उसको हम लोग लिखते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक का प्रोसेस है। अब रहा कि आपको कैसे पता चलेगा कि इसका यूरिन एनालिसिस करना है। फर्दर अगर किसी पेशेंट के बारे में लिखता है तो डॉक्टर मोस्टली आपको
R/E लिखते हैं कि रूटीन एग्जामिनेशन। अब जो न्यू कमर्स आ रहे हैं इसमें ऑब्लिक लगाकर M भी लिखते हैं कि रूटीन का एग्जामिनेशन भी करना है माइक्रोस्कोपिक के साथ। तो ये फोकस करता है कि आप जो माइक्रोस्कोपिक पर उसका कीजिएगा उस पर आपका ज्यादा फोकस हो कि आपको सेडिमेंट में क्या मिला नहीं मिला। डॉक्टर का सुबह वहां जा रहा है तो आपके जो प्रिस्क्रिप्शन में होगा वो ये लिख कर आएगा। अब इसके बारे में हम लोग कि कैसे करेंगे, तो अब इसका दूसरा टॉपिक आता है कि रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन इज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। इसको अब हम लोग 4 टाइप में बांटते हैं कि यूरिन का जो एग्जामिनेशन करेंगे वो 4 ग्रुप में करेंगे। पहला एडुकेसी ऑफ स्पेसिमेन। एडुकेसी का मतलब है कि प्रचुर मात्रा, भरपूर मात्रा में। अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि हमको नहीं 5 ml यूरिन की आवश्यकता है, 50 ml यूरिन की आवश्यकता है और वो आपको दे रहा है 5 ml, 10 ml, 50 ml में आपको टेस्ट कर पाइएगा और वो देगा आपको 5 ml, 10 ml में, आप कर पाएंगे नहीं। इसीलिए लिखा गया है कि एडुकेसी ऑफ स्पेसिमेन। दूसरा फिजिकल एग्जामिनेशन, इसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक और ग्रॉस एग्जामिनेशन भी कहते हैं। केमिकल एग्जामिनेशन केमिकल के बारे में है, माइक्रोस्कोपिक। एडुकेसी ऑफ स्पेसिमेन को हमने डिफिनेशन दिया है, द स्पेसिमेन शुड बी प्रॉपरली कलेक्ट इन ए क्लीन, ड्राई एंड स्टेराइल कंटेनर। स्पेसिमेन को प्रॉपरली अच्छे तरीके से जमा करना है इन ए क्लीन, ड्राई एंड स्टेराइल कंटेनर। जो कंटेनर होगा, जो पॉट होगा वो साफ भी हो, सूखा भी हो और स्टेराइल भी हो। तीसरा, विच शुड बी प्रॉपरली लेबल्ड विथ नेम ऑफ द पेशेंट। उस पर अच्छे से लिखा होना चाहिए किसका, पेशेंट का नाम, एज, सेक्स, मेल एंड फीमेल, आइडेंटिटी नंबर विद द डेट। आइडेंटिटी नंबर जो लैब का रेफरेंस नंबर हो उसी को कहेंगे हम लोग यहाँ पर, या पेशेंट का नंबर कहेंगे। डेट एंड टाइम ऑफ द कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन। सैंपल आप रिसीव कर रहे हैं उसका डेट और टाइम होना चाहिए। इसमें थोड़ी सी बात, अगर सैंपल पेशेंट सुबह में 8 बजे कलेक्ट करता है और वो आपको देता है शाम के 4 बजे, वो डायरेक्ट कंटामिनेटेड सैंपल है। इसीलिए उसका टाइम लिखना मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए कि आप जब करते हैं। जब इतनी बात हो गई, अब आइए सैंपल हमारा कैसा होना चाहिए और कौन से सैंपल से कौन सा एग्जामिनेशन करेंगे ये जरूरी है। तो सबसे पहले जब हमारे पास सैंपल होगा, सैंपल का 3 तरीका है सैंपल का। सबसे पहला अर्ली मॉर्निंग, दूसरा 24 आवर्स यूरिन स्पेसिमेन, तीसरा ऑन द स्पॉट। अर्ली मॉर्निंग सैंपल जो है उससे हम लोग, अर्ली मॉर्निंग से मुराद क्या है? अर्ली मॉर्निंग का मतलब है कि अगर आप सुबह के 7 बजे बेड से जगते हैं, सुबह 7 बजे अगर आप बेड से गेटअप करते हैं, जगते हैं, तो जो फर्स्ट मॉर्निंग आप जो वॉशरूम करेंगे, मान लिया जाए कि 7:05 में करते हैं आप, या 7 बजे के बाद जो भी आप वॉशरूम में सैंपल करेंगे वो सैंपल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो सैंपल कैसा सैंपल होना चाहिए कि आप जो वॉशरूम जाएंगे पहला फ्लोज 1 से 2 फ्लोज आप बाहर करेंगे, जो मिड स्ट्रीम होगा वो मिड स्ट्रीम यूरिन आपको कलेक्ट करना है। इसका एक फोटो यूं हम लोग दर्शाते हैं कि ये अगर आप फ्लोज कर रहे हैं यूरिन, तो ये वाला जो पहला फ्लो है ये छोड़ देना है नीचे वाला, और ये वाला कलेक्ट करना है। इसको सी लिखेंगे हम लोग, कलेक्ट करेंगे। ये ऊपर वाला छोड़ देना है, ये नीचे वाला छोड़ देना है। ये यूरिन आपका ड्रॉप गिर रहा है, इस यूरिन को छोड़ देना है। बीच वाला जो सी लिखा हुआ है इस यूरिन को कलेक्ट करना है। ये सी लिखने का मतलब है कलेक्ट करना है। यही मिड स्ट्रीम यूरिन कहलाएगा आपका। इस यूरिन को कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने में हम लोगों को कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं और उसके बारे में जानिए। प्रिकॉशंस की अगर लिखा हुआ आया कि पेशेंट के प्रिस्क्रिप्शन पर लिखा हुआ है कि रूटीन एग्जामिनेशन करना है, और इसमें CS भी लिखते हैं हम लोग कि कल्चर एंड सेंसिटिविटी, C से कल्चर, S से सेंसिटिविटी हम लोग मेडिसिन लगाते हैं, तो उस पर हम लोगों को टेस्ट करना है। तो सैंपल आएगा तो उसको प्रिस्क्राइब करना है, बताना है कि आप जब सैंपल देंगे, आप इसमें सुबह का यूरिन, ये मिड स्ट्रीम यूरिन आप हमको देंगे, और सुबह अगर 7:30 बजे वो जमा करते हैं, लेते हैं, तो आप आधा घंटा से अंदर में जमा करें। मैक्सिमम 1 घंटे का टाइम आप दे सकते हैं कि 1 घंटे के अंदर में आप हमको लैब में जमा कीजिए। जब लैब में देने आएगा तब उसका हम लोग ये वाला लेवल्ड विद द नेम ऑफ पेशेंट, सेक्स, आइडेंटिटी नंबर, डेट एंड टाइम हम लोग लिखेंगे। जब वो दे जाएगा तो उसको हम बताएंगे कि आप कैसे सैंपल दें। मेल है उसके लिए अलग इंस्ट्रक्शन है, फीमेल के लिए कॉमन है दोनों मिला जुला। तो अब उसको इंस्ट्रक्शन देंगे पेशेंट को कि पेशेंट सबसे पहले
रात के खाने में परहेज करे कि वो वैसा प्रोडक्ट ना खाए जिससे यूरिन के कलर पर असर पड़ता हो। जैसे सबसे पहले वो चुकंदर नहीं खाए, ब्लैकबेरी नहीं खाए, या मल्टीविटामिन ड्रग्स नहीं ले। दूसरी, लीवर की कोई दवा नहीं लेगा। तीसरा, खासकर अगर वो टीबी पेशेंट होगा तो टीबी की कोई दवा नहीं लेगा, इससे यूरिन के कलर पर असर पड़ता है। ये उसका ग्रुप्स है। खाने में हाई डाइट प्रोटीन खाना नहीं खाए, जैसे रात में हाई डाइट प्रोटीन, रात में दारू वारू पी लिया हो, वो काम नहीं करे। इन चीजों से परहेज करना है, ये कॉमन है मेल फीमेल दोनों के लिए। दूसरा, सुबह रात का खाना हो गया, अब सुबह में सबसे पहले वो सैंपल देने के वक्त अपने पॉट को केयरफुल्ली वो हैंडल करे। क्या पॉट को केयरफुल्ली करना कि ये हमारा पॉट है, इसको ओपन करेंगे तो ये कॉर्क इसका कभी भी ऐसे नहीं रखना है, जब भी रखेंगे ऐसे रखेंगे। जब ये सैंपल हम लोग कलेक्ट करेंगे तो ये सैंपल का जो कॉर्नर होगा ऊपर वाला वो हमारे यूरेथ्रा से टच न करे, इतना दूर रखना है कि सैंपल आसानी से कलेक्ट हो जाए। तीसरा, कि जिस वक्त सैंपल दे रहे हो वो यूरिन हमारा किसी भी कीमत पर दूसरे चीजों से कंटामिनेटेड नहीं हो। वहां पर बहुत सारे मटेरियल्स हैं, वो मटेरियल्स उसमें नहीं आने चाहिए। तीसरा, अगर वो मेल है तो जैसे आप उसके साथ एक फिजिकल रिलेशन में है, उसके बाद वाला सैंपल नहीं देना है। अगर फीमेल है तो वो उसको आप, मेल तो किसी भी कीमत पर नहीं समझाएगा, फीमेल को कहना है कि आप अपने पीरियड अवस्था में जो आपका नेचुरल फिनोमेना है वो अगर आपका चल रहा है ड्यूरेशन, तो आप अपने पीरियड में सैंपल ना दें। और अगर पीरियड में सैंपल हैं तो आप उसको प्रिकॉशन लें कि भाई आपका पीरियड खत्म होता है तब दें। और अगर इस बीच में आपने कहा भी नहीं और पेशेंट ने दे दिया तो आप उस पेशेंट को सैंपल देखने के बाद इंफॉर्मेशन दें। अगर इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तो ये आपके लिए सेडिमेंट में जो माइक्रोस्कोपिक करेंगे उसमें दिखेगा आपके लिए प्रॉब्लम है। ये इन चीजों का। दूसरा, जब वो सैंपल दे चुका हो तो 1 घंटा के अंदर में वो लैब में पहुंचाए। ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो बहुत ही जरूरी प्रिकॉशंस हैं। और ध्यान रहे ये अर्ली मॉर्निंग के लिए है, फिर वहीं पर बदल जाता है कि अगर आप 24 आवर्स यूरिन स्पेसिमेन के लिए पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, पेशेंट को प्रिकॉशन दे रहे हैं, तो ये सारा का सारा प्रिकॉशंस के साथ साथ जब आप अपना उसको जब 24 घंटे का सैंपल जमा करना है तो यकीनन बात है कि उसके लिए डब्बा बड़ा चाहिए, ज्यादा चाहिए, इसलिए कि जो पेशेंट 24 घंटा में जमा करेगा उसमें उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो उसमें आप जो टेस्ट है उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल करना है कि प्रिजर्वेटिव्स हम उसमें वैसा इस्तेमाल करें जिसका टेस्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आप टेस्ट शुगर टोटल प्रोटीन का करना है और उसमें आप थाइमोल डाल दे रहे हैं तो प्रोटीन को बढ़ा देगा। उसका प्रिजर्वेटिव्स है, आप उसमें कोई एसिड्स प्रिजर्वेटिव्स डाल दे रहे हैं, जैसे HCl भी हम लोग 10% लेते हैं, बोरिक एसिड भी इस्तेमाल करते हैं, दूसरा भी कुछ एसिड्स है, आप उसको नहीं इस्तेमाल कर लीजिए जिससे उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, सैंपल प्रिजर्व ना हो पाए। तो इन बातों का ख्याल रखना है। इसलिए कि अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शंस, क्या प्रिस्क्रिप्शंस कहता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग पेशेंट को पॉट प्रोवाइड करते हैं कि आप इसमें सैंपल देंगे। तो 24 आवर्स के लिए ये सारा का सारा प्रिकॉशंस लागू होता है। साथ में ये एक ऐड होगा कि आप प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल सही करें कि जो यूरिन को प्रिजर्व, जैसा यूरिन निकला है उसी अवस्था में यूरिन हमको मिले कि हम उसका टेस्ट कर सकते हैं, इसलिए उसको प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। और जब ब्लड कलेक्शन करते हैं उसमें हम लोग एंटी कोगुलेंट कहते हैं कि वहां पर ब्लड को जमने नहीं देना है, एंटी कोगुलेंट कोगुलेशन के खिलाफ वो काम करेगा। यहां पर जैसा यूरिन आया है उसी के अगेंस्ट काम करेगा कि जो पहले था, प्री था, उसी को हमने ऑब्जर्व करके रखा है, ऑब्जर्व करके रखा है, वैसा ही है जैसा पहले आया था, उसमें किसी चीज का हमने मिलावट नहीं किया। अगर आप प्रिजर्वेटिव सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसमें हो सकता है कि जो बैक्टीरिया और दूसरे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हो वो डिस्ट्रॉय हो जाए या फिर अपने वो अवस्था को खो दे। ये फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला सैंपल हुआ अर्ली मॉर्निंग, दूसरा हुआ 24 आवर्स यूरिन, अब तीसरा है ऑन द स्पॉट। अभी डॉक्टर को दिखाने गया कि डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, डॉक्टर साहब ने अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपका प्रिस्क्राइब कर दिया। डॉक्टर लैब में जब आप गए, आप सैंपल दिया, आपका टेस्ट करके दे दिया। ये है आपका ऑन द स्पॉट, जिस वक्त दिया उस वक्त वो करके दे दिया, यही ऑन द स्पॉट है। ऑन द स्पॉट में भी वो प्रिकॉशंस लेने हैं जो पहले कहा गया है।
ऐसा नहीं है कि आप घोल मट्ठा कर दीजिए सब एक साथ। पहला प्रिकॉशन तीनों पर लागू होगा। अब रहा कि पेशेंट, ये हो गया बाहर पेशेंट, आउटडोर पेशेंट या ओपीडी पेशेंट कहा जाए। अब जो हॉस्पिटल में ये है एडमिटेड पेशेंट है, उसके बारे में आप कैसे करेंगे? तो उसमें आता है कि मेल है, फीमेल है, बच्चा है। तो उसमें है कि आप जो हॉस्पिटल में एडमिटेड है उसका हम लोग कैथेटर से रिसीव करेंगे। तो कैथेटर में जो रिसीव करेंगे हम लोग, उसमें कैथेटर का जो अपना कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग, अगर सुबह में हम 7:30 बजे सैंपल ले रहे हैं तो हमारा डेट और टाइम यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सुबह 7 बजे हम लोग ने AM में लिया है तो इसमें कितना हमने रिसीव किया। फिर शाम में अगर 12 घंटे के बाद हम कर रहे हैं तो फिर शाम में 7:30 बजे PM में हमने लिया, तो फिर टाइम डालेंगे उसमें अकॉर्डिंग कि पेशेंट यूरिन रिलीज कर रहा है, कितना नहीं रिलीज कर रहा है। इसलिए कि हम तो ले रहे हैं पूरा का पूरा नहीं, जो हमको टेस्ट के लिए ज़रूरत है, तो उसमें हम लोग मार्किंग करेंगे उसके हिसाब से कि कैथेटर में कितना आ रहा है। दूसरा, बच्चा है, उसके लिए हम लोग पॉली बैग लगाते हैं कि भाई वहाँ से सैंपल मिल जाए। बच्चा किस वक्त पेशाब करेगा आपको आइडिया नहीं है ना, बच्चा आपको कहेगा कि हम मम्मी पेशाब कर रहे हैं या पापा पेशाब कर रहे हैं, तो आपको उसके हिसाब से पॉली बैग लगाते हैं और वहाँ से हम लोग रिसीव करते हैं। ये हो गया सैंपल के बारे में कि सैंपल हम लोग रिसीव करेंगे और इसका टेस्ट करेंगे। अब आएंगे हम लोग प्रिजर्वेशन के हिसाब से कि भाई यूरिन जब सैंपल आ गया तो उसका जो प्रिजर्वेटिव्स करेंगे हम लोग, तो कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स करेंगे, इस्तेमाल करेंगे और उसका क्या यूजेज है, क्या हम लोगों को उसका बेनिफिट एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज। इसलिए अब इसकी आवश्यकता क्यों है, इसकी क्यों ज़रूरत है कि हम प्रिजर्वेटिव्स करें, क्यों हम उसमें यूरिन को प्रिजर्व करें और यूरिन को प्रिजर्वेटिव्स करें। तो इसमें यूरिन के प्रिजर्व करने का सबसे पहला तरीका है कि आप जिस वक्त सैंपल आया उस वक्त अगर आपने उसका एनालिसिस नहीं किया, उसका फिजिकल, केमिकल, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन अगर आपने नहीं किया, रूटीन एग्जामिनेशन आपने नहीं किया, या जो टेस्ट प्रिस्क्राइब्स है उसको आपने नहीं किया, उसको आप 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा के लिए छोड़ रहे हैं, लंबे समय के लिए छोड़ रहे हैं, तो उसकी अवस्था में बनाए रखने के लिए यूरिन को प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हम लोग यूरिन के प्रिजर्वेशन का पढ़ना जरूरी है। इसमें हम लोग लिखते हैं, डिफिनीशन है इसका, देखिए, ऑल द स्पेसिमेन फॉर रूटीन एनालिसिस, सारा सैंपल रूटीन एग्जामिनेशन के लिए या रूटीन एनालिसिस के लिए शुड बी एग्जामिन फ्रेश यूरिन। फ्रेश यूरिन चाहिए, जो हम पास करते हैं वो यूरिन चाहिए। क्यों? विदिन 1 आवर आफ्टर द कलेक्शन, कलेक्शन के 1 घंटा के अंदर में हो जाना चाहिए ये एग्जामिनेशन। अगर नहीं करते हैं तब व्हेन यूरिन इज केप्ट, अगर यूरिन को छोड़ते हैं लॉन्गर टाइम, दैट मीन्स प्रिजर्वेशन इज रिक्वायर्ड, प्रिजर्वेटिव्स रिक्वायरमेंट है उसका कि हम डालेंगे ही डालेंगे। इट शुड बी स्टोर्ड एंड सुटेबल प्रिजर्वेटिव्स एज इन रेफ्रिजरेटर, यानी कि इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसको रेफ्रिजरेटर में रखिए, उसका टेम्परेचर मेंटेन कीजिए। फ्रीज में कितना टेम्परेचर होगा? 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम लोग उसको छोड़ेंगे, ये सबसे अच्छा तरीका है। इफ आर नॉट यूज टू प्रिजर्वेटिव, अगर प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगा? द केमिकल कंपोजिशन एंड सेलुलर मटेरियल टू नॉट प्रिवेंट एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया। जो केमिकल कंपोजिशन है यूरिन का, जो यूरिन का केमिकल कंपोजिशन है और जिसमें सेल्स जो पाए जा रहे हैं वो मटेरियल प्रिवेंट पहले की तरह नहीं रह पाएंगे और उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर जाएगा और मल्टीप्लिकेशन कर लेगा। द चेंज, जैसे मल्टीप्लिकेशन करेगा बैक्टीरिया तो द चेंज ऑफ द कंपोजिशन ऑफ यूरिन, यूरिन का कंपोजिशन चेंज होगा। व्हेन स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर, अगर हम उसको फ्रीज में नहीं रखते हैं, लॉन्गर टाइम के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ दिया, जो यहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन किया गया है कि 25 +5 और -5, हो सकता है कि 5 डिग्री ज़्यादा हो या 5 डिग्री कम हो, एवरेज लिखा गया है। तो उसमें क्या सब प्रॉब्लम होगा? लाइसिस ऑफ द आरबीसी, लाइसिस कहते हैं टूटने को, आरबीसी ब्रेक डाउन कर जाएगा, डिकम्पोजिशन ऑफ कास्ट, कास्ट का डिकम्पोजिशन हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन करेगा तो ग्रो कर जाएगा, डिक्रीज ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज लेवल कम जाएगा ड्यू टू बैक्टीरियल ग्रोथ, बैक्टीरिया के उपज ज़्यादा हो जाने की वजह से। अब देखिए, नो प्रिजर्वेटिव्स कैन बी यूज इफ बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, यानी कि कल्चर के लिए हम लोग उसमें प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यूरिन डिकम्पोजिशन अकर्स क्विकली इन वार्म टेम्परेचर, अगर छोड़ देंगे यूं ही तो
गर्म जगह पर यूरिन डिकम्पोज कर जाता है जल्दी से। और स्पेशल प्रिजर्वेटिव्स आर टू बी यूज्ड फॉर द स्पेशल टेस्ट, और स्पेशल टेस्ट के लिए हम लोग स्पेशल प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर्मेलिन, फॉर्मेलिन 100 ml में 3 ड्रॉप डालना है, फॉर्मेलिन 100 ml में 3 ड्रॉप डालना है। अगर हम उससे ज्यादा डालते हैं तो भी नुकसान है, कम डालते हैं तब भी नुकसान है। और फॉर्मेलिन का एक अपना एडवांटेज है कि वो आरबीसी को प्रिजर्व करता है, उसके सेलुलर मटेरियल को प्रिजर्व करेगा। और उसका डिसएडवांटेज है, ये हमेशा याद रखना है कि डिसएडवांटेज जो है वो उसका है कि फॉल्स पॉजिटिव करेगा, किस चीज को, ग्लूकोज लेवल को। इसलिए हम लोग अगर ग्लूकोज का टेस्ट करना है तो लंबे समय के लिए उसमें हम लोग फॉर्मेलिन का प्रिजर्वेटिव नहीं डालते हैं। उसके बाद आता है थाइमोल। थाइमोल है कि वो यूरिन को प्रिजर्व करेगा, उसका डिसएडवांटेज है कि वो प्रोटीन को फॉल्स पॉजिटिव करता है। इसलिए अगर हम लोग जब 24 आवर्स यूरिन रूटीन में, जहां पर 24 आवर्स यूरिन रूटीन में जब हम लोग सैंपल के लिए कहते हैं तो उसमें हम लोग टॉल्यून का इस्तेमाल करते हैं या दूसरे किसी चीज प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल करेंगे, उसमें हम लोग थाइमोल नहीं डालते हैं। अगर थाइमोल डालेंगे तो वो कंटामिनेटेड हो जाएगा और वो फॉल्स पॉजिटिव करेगा। उसके पहले अगर हम लोग, इससे पहले भी हम लोगों ने बात किया था कलेक्शन पर। कलेक्शन में हम लोग जब भी कलेक्ट करेंगे सैंपल तो हमेशा इस बात का ध्यान रहे कि वो स्टेराइल और ड्राई और क्लीन होना चाहिए। मान लिया जाए कि अगर आपके पास स्पॉट नहीं है, आप रूरल एरिया में रहते हैं, देहात में रहते हैं, आपके पास स्पॉट प्रोवाइड नहीं किया गया, आप कोई बोतल या शीशी में देते हैं, तो वो बोतल कब किसी भी कीमत पर सिरप का नहीं हो, तेल का नहीं हो। अगर वो तेल और सिरप का है तो उसको आप अच्छे तरीके से वॉश करेंगे, उसमें जरा सा भी सिरप का मटेरियल या फिर ऑयल का मटेरियल उसमें नहीं लगा रहना चाहिए। उसको गर्म पानी से खौलाइए, गर्म पानी से साफ कीजिए, उसको सनलाइट में सुखाइए, तब उसमें हम यूरिन सैंपल देंगे टेस्ट करने के लिए। उसके अलावा है कि थाइमोल हो गया, टॉल्यून यह है, उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप टॉल्यून इस्तेमाल करें। वो यूरिन के लिए बहुत अच्छा टेम्परेचर, ये प्रिजर्वेटिव्स है, बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव्स है टॉल्यून। और वो आपकी कहीं पे भी किसी भी टेस्ट के लिए कर सकते हैं, उसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है कि वो ग्लूकोज को करेगा या प्रोटीन को करेगा। जैसे फॉर्मेलिन ग्लूकोज को फॉल्स पॉजिटिव करेगा, थाइमोल प्रोटीन को फॉल्स पॉजिटिव करेगा, टॉल्यून किसी भी चीज को नहीं। उसके बाद हम लोग एसिड का इस्तेमाल करते हैं, और एसिड का मोस्टली हम लोग इस्तेमाल जब हार्मोनल टेस्ट के लिए करते हैं तब उसमें हम लोग डालते हैं। जैसे अगर नाइट्रोजन करना है, कैल्शियम करना है तो उसके लिए हम लोग HCl का इस्तेमाल करते हैं, वो भी 10% HCl का इस्तेमाल करते हैं। ये उसके बाद हम लोग कंपोजिशन, यूरिन के कंपोजिशन में कहा गया है कि यूरिन का जो बनावट है, जो यूरिन का जो उस मटेरियल है, वो 24 घंटे के लिए उसमें जो हम लोग मटेरियल डिस्चार्ज करते हैं या 24 घंटे के लिए जो यूरिन बनाते हैं या बनता है, उसमें जो हम लोग डिस्चार्ज करेंगे उसके कंसिस्टेंसी की बात की जाएगी, उसके बनावट की बात की जाएगी। तो उसमें 95% वाटर होता है, 2% ऑर्गेनिक और 2% इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। यूरिन के कंपोजिशन ऑफ यूरिन में 95% वाटर है, अब बच गया 5%। 5% में 2% ऑर्गेनिक और 2% इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पाए जाते हैं।